नमस्कार दोस्तों, क्रैक यूपीएससी में आपका स्वागत है। एक बार हम लोग पिछली जो भी क्लासेस हुई हैं उसको रिकॉल करने की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। जैसे कि हमने देखा था कि स्टार्टिंग में 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जिसमें हमने जाना था कि इसको लाने की आवश्यकता क्यों हुई थी। ठीक है, तो हम ज़रा एक बार ध्यान देंगे कि इसको लाने की आवश्यकता क्यों हुई थी। पहली बात ये कि राजनीतिक शक्ति के रूप में कंपनी क्या थी, स्थापित हो चुकी थी। दूसरी चीज़ ये था कि कंपनी के जो अधिकारी थे वो अत्यधिक पैसे कमा रहे थे। ठीक बात है। और ये जो अत्यधिक पैसे कमा रहे थे, ये चीज़ें ब्रिटेन में अन्य लोगों के लिए, अन्य उच्च वर्गों के लिए ईर्ष्या का विषय बना हुआ था। ये समस्या थी। तीसरा चीज़ ये कि कंपनी का जो एकाधिकार था उसको लेके लोग परेशान थे काफ़ी, कि और कोई जाके उस साइड में व्यापार नहीं कर पा रहा था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही वहाँ पे व्यापार कर पा रही थी। ये चीज़ें थी। उसके बाद से एक बात और था कि कंपनी घाटे में चल रही थी, यानी कि उसके जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, इतने सारे पैसे कमा रहे हैं, उनके पास इतना सारा धन हो रहा है और वो बहुत सारा धन लेके ब्रिटेन में जा रहे हैं, जो कि अन्य लोग उस चीज़ को देख पा रहे हैं और उस चीज़ को देखते हुए उन्हें ईर्ष्या हो रही है। उन्हें उनके माइंड में आ रहा है कि अगर जो कंपनी का एकाधिकार नहीं होता तो हम लोग भी वहाँ व्यापार कर पाते। और दूसरी तरफ क्या हुआ कि कंपनी घाटे में चल रही थी। एक टाइम ऐसा आया कि कंपनी को ब्रिटेन के गवर्नमेंट से पैसे की मांग करनी पड़ी। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली थी। ठीक बात है। तो आगे हम एक बार ध्यान देने की कोशिश करेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट का प्रावधान क्या क्या था। देखिए, आप लोग को पिछला जो भी लेक्चर है, जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराया गया है, वो आपको रिवीजन करते हुए चलना है। वो आप बार बार देखते ही चलेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में होनी चाहिए और पिछली जो भी चीज़ें हुई हैं वो आप दिमाग में रखोगे और उम्मीद है कि आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। ठीक है। तो एक बार हम प्रावधान याद करने की कोशिश करते हैं, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, ध्यान में लाने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान देंगे, इसमें क्या हुआ था, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए क्या कहा गया था कि कंपनी जो भी प्रशासन चला रही है भारत में, उसकी जानकारी कंपनी को ब्रिटेन में विदेश और जो वित्त मंत्री होंगे उनको देना पड़ेगा। अब विदेश और जो वित्त मंत्री हैं वो ब्रिटेन के ही हुए, ब्रिटेन के गवर्नमेंट के ही हिस्से हुए। ठीक बात है कि नहीं। यानी कि एक तरह से जो ब्रिटेन का गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दूसरी चीज़ कि इसके लिए मतलब भारत में प्रशासन के लिए गवर्नर जनरल और 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान था उसमें। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल एक हो गए और उनके साथ 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। ऐसा कुछ प्रावधान था। अब एक बात आप लोग ध्यान देंगे, इस चीज़ में आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल और 3 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। ऐसा कुछ प्रावधान था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्यीय परिषद का प्रावधान था। तो इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूजन नहीं होंगे, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट में एक सदस्य कम हो गया था और वही रेगुलेटिंग एक्ट में एक सदस्य ज़्यादा था। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि 1773 का जो गवर्नर जनरल परिषद था वो है या फिर 1784 का गवर्नर जनरल परिषद था वो है। यानी कि दोनों में एक सदस्य की कमी है, एक सदस्य का अंतर है। ठीक बात है। तो इस चीज़ को आप लोग बेहतर ध्यान देंगे, इस चीज़ को भूलेंगे नहीं, क्योंकि इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है, जो एक जैसी चीज़ें होती हैं। और क्या प्रावधान था, अधीक्षण का जो अधिकार था, अधीक्षण करने का अधिकार था जो, वो बंगाल की गवर्नर जनरल परिषद को दे दिया गया था कि आप अधीक्षण कर सकते हो। ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान भी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही किया गया था। ये चीज़ें आपको ध्यान होंगी। एक बार हम लोग जल्दी से 1784 का एक्ट देख लेते हैं कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहली बात ये कि कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा नहीं हो पा रहा था। ठीक बात है। तो 1784 की रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा प्रभावी नियंत्रण करने का प्रयास किया गया। दूसरी चीज़ कि भारत में व्यापार के लिए हिस्सेदारी की आवश्यकता इन लोगों को थी।
क्योंकि ये लोग कंपनी के एकाधिकार को तोड़ना चाह रहे थे, उसके एकाधिकार को हटाना चाह रहे थे। एक बात और थी कि अधिकारियों की जो समृद्धि थी ये अभी भी ब्रिटेन के लोगों को काफ़ी परेशान कर रही थी। वो तो शुरू से चीज़ें थी जो काफ़ी परेशान कर रही थी, ये चीज़ें कॉमन थी, ठीक है। और अधिक उपनिवेशों को स्वतंत्रता देना पड़ा था, यानी कि ब्रिटेन का मैंने बताया था ना कि 50 से ज़्यादा उपनिवेश थे, तो अधिक से अधिक उपनिवेशों को स्वतंत्रता की मान्यता देनी पड़ी थी, ठीक है। ऐसा कुछ कंडीशन आया था, जब फिर वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें आ गई थी जिसकी वजह से ब्रिटेन को अधिकतर उपनिवेश को स्वतंत्रता देनी पड़ी थी। तो फिर पकड़ मजबूत होगी ही भारत पे, ठीक बात है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट पे के लिए सब्स्टिट्यूट के तौर पे काम कर रहा था भारत, कि वो ना सही तो ये सही, ठीक बात है। और क्या परिस्थितियाँ थी, जैसे कि भारत की परिस्थितियाँ कैसी थी उस वक्त। भारत की परिस्थितियाँ भी ऐसी थी कि जो मराठे थे, जो निज़ाम थे, मैसूर थे, एक साथ संघर्षरत थे, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको सामना करना पड़ रहा था मराठे से, निज़ाम से, मैसूर से एक साथ। तो ये भी प्रॉब्लम थी एक, ठीक बात है। और गवर्नर जनरल जो परिषद था वो सही से कार्य नहीं कर पा रहा था, यानी कि जो गवर्नर जनरल था प्लस उसके साथ 4 सदस्यीय परिषद जो बनाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, वो सही से कार्य नहीं कर पा रहा था, ठीक बात है। तो ये सारी वजह थी जिसकी वजह से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाने की आवश्यकता महसूस हुई, ठीक है। एक बार हम लोग उसके प्रावधान पे ध्यान देंगे। प्रावधान में क्या क्या चीज़ें थी, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रावधान था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, उसमें 6 सदस्य थे, ठीक है। दूसरी चीज़ व्यापार और नियुक्ति का जो एकाधिकार था, ठीक है, वो तो कंपनी का बना रहा। व्यापार के लिए और नियुक्ति के लिए कंपनी का जो एकाधिकार था अभी भी बना रहा था, ठीक है, उसमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ था। अब प्रशासन की जिम्मेदारी, यानी कि भारत के प्रशासन की जिम्मेदारी किसको सौंप दी गई, गवर्नर जनरल प्लस 3 सदस्यीय परिषद के हाथ में, ठीक है। पहले 4 सदस्य थे, अब 3 सदस्य हो गए, ठीक। और युद्ध, कूटनीति और राजस्व के मामले में जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनको अधीन बना दिया गया, किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल के, ठीक बात है। और क्या चीज़ें थी, और इसमें ये लोग स्पष्ट क्लियर किए थे कि इनकी जो मंशा है वो ब्रिटिश विस्तार नहीं है, इनका जो इरादा है उसमें ब्रिटिश विस्तार नहीं है, इसको ये लोग स्पष्ट कर दिए थे। उसके बाद से जस्ट हम लोग देखेंगे 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था, जिसमें आप लोग को पता ही है कि कार्नवालिस को विशेष अधिकार दिया गया था। और दूसरी चीज़ ये इम्पोर्टेंट था कि गवर्नर जनरल जो परिषद थी उसके सदस्यों की सलाह को अनदेखी करने का अधिकार भी, ठीक है। जो परिषद थी उसकी सलाह को ये ठुकरा सकते थे जो गवर्नर जनरल था, ठीक बात है। उसके बाद से 1793 का चार्टर एक्ट आता है जिसमें कहा जाता है कि जो सभी गवर्नर को परिषद की सलाह को अनदेखी करने का अधिकार होगा, ठीक बात है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन जो है भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। देन उसके बाद से 1813 का चार्टर एक्ट आ जाता है, ठीक है। 1813 का जो चार्टर एक्ट होता है उसमें एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है, केवल चाय व चीन के साथ एकाधिकार इन लोग का भी बचा रहता है, और ईसाई मिशनरियों को तो छूट दे जाती है कि यहाँ पे आके वो धर्म प्रचार कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि शिक्षा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए का प्रावधान किया जाता है, ठीक है। जस्ट उसके बाद ही 1833 का चार्टर एक्ट आ जाता है, जो कि हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट ही देख रहे थे, वही पढ़ रहे थे। उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि उद्योगपतियों का प्रभाव काफ़ी हो गया था, औद्योगिक क्रांति क्या हो गई थी, चरम पर आ चुकी थी, और उद्योगपति और जो मध्य वर्ग थे उनका बोलबाला हो गया था ब्रिटेन में, ठीक है, उनकी चलने लगी थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी उस वक्त उस टाइम तक सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी जो सैनिक क्षमता थी ना उसकी स्थिति बहुत ही सशक्त थी। ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग आगे चलने का प्रयास करेंगे, आगे देखने का प्रयास करेंगे। तो हमारा जो है 1833 का चार्टर एक्ट चल रहा था जिसकी पृष्ठभूमि हम लोग देख लिए थे। अब हम लोग आगे नोट करेंगे प्रावधान, 1833 के प्रावधान। उसमें आप लोग लिखेंगे पहला पॉइंट, भारत में कंपनी की भूमिका, भारत में कंपनी की भूमिका सम्राट के न्यासी के रूप में होगी, सम्राट के न्यासी के रूप में होगी। एक चीज़ आप लोग नोट कर लेंगे कि न्यासी क्या होता है, न्यासी क्या होता है, ये आप लोग ज़रूर ढूंढ के एक बार लिख लेंगे, ठीक है, न्यासी क्या होता है। अगला पॉइंट इसी में लिखेंगे, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार,
कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त, पूर्णतः समाप्त। तीसरा पॉइंट लिखेंगे आप लोग, कंपनी के समस्त कर्जे तथा लाभांश भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। कंपनी के समस्त कर्जे तथा लाभांश भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, नियुक्ति संबंधी अधिकार, नियुक्ति संबंधी एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास, नियुक्ति संबंधी एकाधिकार अभी भी कंपनी के पास। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, गवर्नर जनरल परिषद में, गवर्नर जनरल परिषद में एक अस्थायी सदस्य को, एक अस्थायी सदस्य को शामिल किया गया। यह कानूनी मामलों का, यह कानूनी मामलों का विशेषज्ञ था, यह कानूनी मामलों का विशेषज्ञ था। ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे मैकाले प्रथम सदस्य थे, मैकाले प्रथम सदस्य थे। अब आप लोग उसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, आधुनिक कानूनों के संकलन के लिए, आधुनिक कानूनों के संकलन के लिए भारत में विधि आयोग का गठन। एक बार फिर से ध्यान देंगे, आधुनिक कानूनों के संकलन के लिए भारत में विधि आयोग का गठन। उस टाइम मैकाले अध्यक्ष थे, ठीक बात है। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार लेकर, प्रांतों से कानून बनाने का अधिकार लेकर गवर्नर जनरल परिषद को दिया गया, गवर्नर जनरल परिषद को दिया गया। अब अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश सरकार धर्म, रंग, वंश, जन्मस्थान। एक बार फिर से ध्यान देंगे, धर्म, रंग, वंश, जन्मस्थान, वर्ग इत्यादि के आधार पर भारतीय प्रजा से भेदभाव नहीं करेगी, इत्यादि के आधार पर भारतीय प्रजा से भेदभाव नहीं करेगी। अब आप लोग इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश साम्राज्य से, ये अगला पॉइंट है, ब्रिटिश साम्राज्य से दासता को समाप्त करने का प्रावधान, ब्रिटिश साम्राज्य से दासता को समाप्त करने का प्रावधान। इस संदर्भ में भारत में 1843 में कानून बनाया गया। ये ब्रैकेट में रहेगा, ब्रैकेट में आप लोग लिखेंगे, इस संदर्भ में भारत में 1843 में कानून बनाया गया। यानी कि जो दासता को समाप्त करने का प्रावधान ये लोग 1833 के चार्टर एक्ट में दिए थे, उस दासता को समाप्त करने हेतु 1843 में कानून बनाया गया। तो एक बार ध्यान देंगे, हम लोग क्या देखा 1833 के प्रावधान में, हमने देखा कि जो भारत था उसमें कंपनी की भूमिका केवल सम्राट जो थे, जो वहाँ की सरकार थी, उसके न्यासी के रूप में हो गई और कंपनी का जो एकाधिकार था वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, ठीक बात है। देन उसके बाद से जो कर्जा था और जो लाभांश था वो भारतीय राजस्व से दिए जाएंगे, ऐसा कुछ इसमें प्रावधान किया गया। और नियुक्ति संबंधी एकाधिकार अभी भी किसके पास बने थे, कंपनी के पास ही बने थे। बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक बात है। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, उसका जो परिषद था उसको एक अस्थायी सदस्य को शामिल किया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल का परिषद था उसमें एक अस्थायी सदस्य को शामिल किया गया और वो भी ऐसा सदस्य था जो कानूनी मामलों का जानकार था, ठीक है। और कानूनी मामलों के जानकार में जो सदस्य शामिल किए गए थे उसमें सबसे पहले मैकाले थे, ठीक है। और आधुनिक जो कानून का जो संकलन किया गया, ठीक है, भारत में विधि आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष भी कौन थे, मैकाले ही थे। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी काम आ जाती हैं, ठीक है। और प्रांतों से जो कानून बनाने का अधिकार था वो गवर्नर जनरल परिषद को दे दिया गया, ठीक बात है। और इसमें ये मेंशन किया गया था, ये शामिल किया गया था कि जो ब्रिटिश सरकार होगी धर्म, रंग, वंश, जन्मस्थान, वर्ग इत्यादि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेगी और इसमें दासता को समाप्त करने का प्रावधान भी किया गया।
ये सारी चीज़ें थी। 1833 का चार्टर एक्ट जो होता है वो एक तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुई थी। तो एक बार आप बुक भी पढ़ेंगे और इसको भी रिकॉल करने की, ध्यान में रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, अब अगला हेडिंग आप लोग लिखेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट, उसमें आप लोग पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत में कंपनी का शासन तभी तक, भारत में कंपनी का शासन तभी तक जब तक ब्रिटिश संसद की इच्छा रहेगी। यहाँ पे ये क्लियर कर दिया गया कि तभी तक कंपनी शासन कर सकती है जब तक ब्रिटिश संसद की इच्छा होगी। जिस दिन ब्रिटिश संसद ने ये चाहा कि कंपनी यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकती, तो उस दिन इसका जो भी अधिकार है वो समाप्त कर दिया जाएगा। आगे आप लोग देखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, नियुक्ति संबंधी एकाधिकार भी समाप्त। जो नियुक्ति संबंधी एकाधिकार इनका बना था स्टार्टिंग से, वो भी अब समाप्त हो गया। कॉमा, नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। नियुक्ति जो होगी वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी, यानी कि जो भी कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे उनको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, अब आप लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, गवर्नर जनरल परिषद में, गवर्नर जनरल परिषद में एक अस्थाई सदस्य शामिल किया गया। एक अस्थाई सदस्य शामिल किया गया, यानी कि 1+4 फिर से हो गए। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी की तरह। ठीक है, अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, भारत में केंद्रीय स्तर पर कानून निर्माण पर विचार। भारत में केंद्रीय स्तर पर कानून निर्माण पर विचार विमर्श के लिए 6 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान। 6 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत करने का प्रावधान। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, इसी प्रावधान के साथ, इसी प्रावधान के साथ भारत में संसद की शुरुआत मानी जाती है। इसी प्रावधान के साथ भारत में संसद की शुरुआत मानी जाती है। ये चीज़ें हम अगले क्लास में बताएंगे, ऐसा क्यों है, क्यों मानी जाती हैं। तब तक के लिए आप लोग ये जो पिछला लेक्चर था और जो सारे नोट्स थे उसको बिल्कुल ही अच्छे से तैयार करेंगे, अच्छे से याद करेंगे। और जब ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी कि 6 अतिरिक्त सदस्यों को मनोनीत किया गया था, 1+4 गवर्नर जनरल परिषद हो गया था, तब कुछ एक्स्ट्रा बताने में और ही ज़्यादा समझ में आएगा। और वैसे बताने पे ऊपर ऊपर से चला जाएगा, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग पहले ये सारा जो नोट्स है वो एक बार आप लोग तैयार कर लीजिएगा, उसको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक बात और, योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन आ चुका है, तो उसका जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग जाके प्लीज़ उस पर देख लीजिएगा, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसको अंडरलाइन करके हमेशा याद रखने की आप लोग कोशिश करेंगे। चलिए अब आप लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। क्वेश्चन नोट कीजिए, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव डाला, क्या प्रभाव डाला। यानी कि 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या प्रभाव डाला, यानी कि उसके जो प्रावधान थे, उसके जो नियम कानून बनाए गए थे, उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे प्रभावित किया। ठीक है, बेसिकली ये थी। संक्षिप्त में आपको उत्तर लिखना है और आंसर राइटिंग आपको जरूर करना है। ठीक है, आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।